खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ उम्मीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। फाइनली जो तैनाती का इशू था उस पर मुशावरत मुकम्मल होगी और कुछ दिनों में बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये मामला जो है वह एमिकेबली तय हो जाएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सियासत में जो गुफ्तगू है और जो एक सकाफ़ती मेयार है उसकी गिरावट बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। हमारी जो इशराफिया है वो किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं आपस में और किस किस्म की ये एक अरसे से सिलसिला जारी है। बड़ी साहब, ख़ास तौर पर आपसे पूछूंगा, कैसे लगता है जैसे किसी मकान और प्लाट पर कब्जे की लड़ाई हो रही है आपस में? यह पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है। बहरहाल चेयरमैन नैब की जो तोसी है उनकी जो मुलाजमत की, उस पर कौन कौन राज़ी है, कौन कौन नाराज़ है, क्या होगा और क्या सिलसिला? और फिर ज़ाहिर है हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात जो हमें ले डूबते हैं हर बार। बहरहाल भट्टी साहब, पहले तो मैं आता हूँ, ये तो अब मेरे ख्याल में कोई नहीं इस पर स्टाम एंड टी कप वाली बात होगी, एक है हो जाएगी, वक्त पे आएगी, तो हम इसमें स्पेकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा वो अब जब वफाकी वज़ीर साहब ने कर दिया तो उसके बाद आज इतलात है, ख़बरें हैं कि वज़ारत दिफ़ा ने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया। वो तो मेरा ख्याल अब किस्सा माजी हो गया। वो प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ देर में आज या कल जब वो बेहतर समझेंगे नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। देखना है कि किसका नोटिफिकेशन होता है, फिर उस पर बात करेंगे। जो आज दूसरी बात कर रहे थे, मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की गुफ्तगू सुन रहा था। कैसा नहायत हमारे लिए हमने बारहा का काबिल एहतराम है। ये सियासत में कारकर्दगी की बजाय पर्सनल अटैक हद से ज़्यादा नहीं होने लग पड़ा? ये वो मैंने जो बात की है, क्या आप एग्री करते हैं कि लगता है कि कोई कब्जा किया हुआ था, किसी ने मकान पे कब्जे की लड़ाई है, कोई सियासत ऐसी होती है? अगर आप चले नहीं, आप हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करें, महंगाई पे करें, इस तरह की जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने, बादी उल नज़र में लग रहा है कि किसी एक तरफ को टारगेट करके की है। ये सियासी पसमानदगी की रीज़न है कि हमारी सियासी तरबियत ठीक नहीं होती। बिमा मेरे हमने इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करे, ये मरियम नवाज़ साहबा का हक़ है, अपोजिशन लीडर है, कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए मैं तो वो अल्फाज में नहीं दोहराऊंगा। हम जरा किसी भी कीमत पे लगा के सुनवाते हैं आपको, जरा सुनाइएगा, फिर मलिक साहब आपसे टेक लेते हैं। जो शख्स मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना चंबे की बात नहीं है। मलिक साहब, आपने बड़े बड़े लीडरों की तकरीरें भी सुनी होगी, गुफ्तगू भी सुनी होगी, आप खुद टीचर भी हैं, रोज़ाना बोलते भी हैं जहाँ यहाँ भी। ये किस किस्म की, चाहे ये करें, शहबाज गिल साहब हमारे दोस्त करें, कि व्हाट डज दिस इंडिकेट, व्हाट इज़ दिस लेवल? मेरे लिए बड़ा बिल्कुल आया है कि इस लेवल में, मैं सियासत की बात कर रहा हूँ, मैं मरीब की बात नहीं करता। इस सियासत में मेरे लिए होमवर्क नहीं है। हमने तो यही अंग्रेज़ों से सुन के, जो अपोजिशन जो होती है वो गवर्नमेंट इन दी वेटिंग होती है और उनका काम होता है कि हर पॉलिसी के पैरेलल हैं कि अगर इकॉनमी हुकूमत ये कर रही है हमारी ये पॉलिसी होगी, इनकी खारजा पॉलिसी नाकाम है हमारी खारजा पॉलिसी ये होगी, इनकी एजुकेशन की पॉलिसी ये हमारी है। तो मेरा लिए हमारे यहाँ तो वैसे पढ़ना लिखना ख़त्म हो गया है, तहकीक ख़त्म हो गई है, डाटा ख़त्म हो गया है, इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गई है। दोनों तरफ एक ही तरफ लगा के तो चारों तरफ ध्यान देते हैं। काजी साहब, चारों तरफ यही हाल है। हुकूमत के लिए आप उनके ट्वीट्स पढ़ लें, वो भी जादू टोना कर दिया उन्होंने। मरियम के जो अपना लंदन में घर है ना, उसको भी जादू टोना करार दे दिया। तो मैच तो बराबर है, सारे एक जैसे ही हैं साथ ही। आप नहीं भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि ये कोई इनके पास इशू नहीं है कि चलें ये बताएं कि यार ये ठेका आपने गलत दिया था, हमने ठीक दिया था, बराबर, चले इस तरह की बात कर लें, मतलब ये क्या है गुफ्तगू? काजी साहब, मेरे तो ख्याल में सियासत में इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, पर इन्होंने जमहूरियत को दागदार कर दिया। मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराऊंगा जो मोहतरमा मरियम साहबा ने कहा, और बादिउल नज़र में मुझे लग रहा है किसी की तरफ का है। आप ये कहें कि हमने हमारे 5 सालों में आवाम को महंगाई ख़त्म हो गई थी, करप्शन नहीं थी, इस हुकूमत में ये खामियाँ, हमारे दौर में स्टील मिल बड़ी कामयाब चल रही थी, PIA कामयाब चल रही थी, खसारा नहीं था, हम IMF के पास नहीं गए, बजाय इसके कि आप वज़ीर आज़म के ख़ानदान पे हमला कर दे और यहाँ हुकूमती बंदा कोई मरियम नवाज़ साहब की ज़ाती ज़िंदगी में करे। ये दोनों चीज़ें नामुनासिब है। बल्कि एक चीज़ सुनवानी है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस दे दूँ ताकि आप में से खबरें निकाल सकूँ। एक ऐसे पीर थे जो सदर साहब के साथ रहते थे, एक आपके ऐसे वज़ीर आज़म थे जो जिन्हें उनके पीर ने बताया था कि नीले कपड़े पहनोगे तो इंशाल्लाह आपका इक़्तिदार को दवाम रहेगा, और एक आपकी वज़ीर आज़म ऐसी भी थी जो किसी पीर से सोटियाँ खाया करती, सोटी ये मतलब वो का है।
तो मैं पहले सुनवा दूं आपको। अच्छा काई साहब, ऐसे आप साहिब इल्म हैं, मुल्क अल्लाह के जो रूहानी बंदे होते हैं ना, रूहानी, वो हुकूमतें बनाने और गिराने में नहीं आते। वो आपको आखिरत की मंजिल आसान करने के लिए ज़िंदगी गुजारने के तरीके बनाते हैं कि आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारें। वो हुकूमतें बनाने और गिराने जो नूरी इल्म करता है। लेकिन बदकिस्मती ये है, ये सिलसिला फिर मलक साहब गुस्ताही समझ लेते हैं। इनके नवाज शरीफ साहब के दौर में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भट्टो, नुसरत भट्टो के बारे में पम्फलेट ऊपर से हुसैन हक्कानी एंड कंपनी ने फेंके, और उसके बाद ये सिलसिला आज तक रुका नहीं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने कम से कम ऐसी गंदी कभी नहीं चलाई। तो अच्छी बात है ना, हम उनकी तारीफ भी कर रहे हैं ना। हमारा ये तो आप उन्होंने कभी गिरावट इस तरह की नहीं हुई। लेकिन मैं गिल साहब को आपको शॉर्ट सुनाता हूँ, फिर आपका टेक। जी गिल साहब सुनवाएं। आज के पाकिस्तान की टेलीविजन की स्क्रीन पर एक जो है वो जिन्नात का ताना दे रही हैं, वो जादू का ताना दे रही हैं, वो टोने का ताना दे रही हैं। ये बड़ा हैरान कुन मामला देखा कि जिनसे लोगों को खुद शर का खौफ है, जिनका पूरा सियासी वजूद ही सियासी शर का बायस है। अब मेरा ख्याल है इट इज टिट फॉर टैट। मेरा ख्याल है ये बड़ा एक दूसरे को फ़ायदा देने वाली बात है। इससे ज़्यादा पीटीआई को क्या फेवर हो सकती है कि आप जादू टूने पे बहस ले जाए। आप इकॉनमी की बात करें, पर कैपिटा की बात करें, डॉलर की बात करें, तेल की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोज़गारी की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, खारजा पॉलिसी की बात करें। मेरी राय में एक सक्सेस आपकी दी है। आपने उनको गोल दे दिया और उन्होंने शुक्र किया अल्लाह का कि हमारी जान छूटी। पॉइंट ये है कि ना आपके पास हुकूमत के पास कुछ है। मैं आपको खबर देने लगा, इमरान खान 6 महीने से तंग आए हुए हैं कि सूरत हाल से। 10-20 बंदों का फ़र्क है पंजाब में, 10-20 बंदों का फ़र्क है कौमी असम्बली में। पार्लियामेंट आपकी चल नहीं रही, खारजा पॉलिसी अब आपको समझ आ गई है कि हम किसी को समझ नहीं आ रही क्या हो रही। तो इस सिचुएशन में आप जादू टूने से इस तरह ही मीडिया को जिंदा रखेंगे, या आपके पास इसका मतलब इमरान को ये कहा जा रहा है, इमरान की पार्टी के अंदर से अच्छी खासी ये सोच डेवलप होगी कि पाजी दिस इज अ गोल्डन चांस, आप असेंबली तोड़ें और दोबारा आए, पावर के साथ आए। ये थिंकिंग चल रही है पार्टी के अंदर। आपकी बात परफॉर्मेंस है कि नहीं मान लूं, आपने हुकूमत लेने के लिए शेख रशीद साहब जिन्हें आप कहते थे कि मैं चपड़ासी न, तो सुन लें, एमक्यूएम के खिलाफ आप केस करने चले जाते हैं अदालत में, ठीक है, लंदन, ठीक, उधर झगड़े भी हुए। काफ लीग के बारे में आप क्या कह रहे थे? तो वो क्या कहते हैं कि आप इमरान खान, अच्छा डाकू, इमरान खान हुकूमत छोड़ देंगे। यार क्या बात कर रहे हैं। हाँ, डायलॉग करने में, धमकी देने में, डराने में, लड़ाने में, ये मेरा दोस्त है इसको 20 नवंबर तक रहने दो, इसको 20 अक्टूबर तक रहने दो, ये ख्वाहिशात है। हुकूमत के लिए ही तो मरियम नवाज साहबा को क्या तड़प है, वरना मेफेयर फ्लैट के चुप करके मनी ट्रेल दे देते। आज ना उन्हें इश्तिहारी होना पड़ता, ना अदालतों में सजा चलती। जब आपके पास काजी साहब, किसी के पास भी गुफ्तगू में दलील ना हो, आर्गूमेंट ना हो, तो फिर आप बदतमीजी और बेतहजीबी पे आ जाते हैं और खलाकियत की। अब ये हमारे दोस्त अभी भाई की, इनका शहबाज गिल हमारे भाई हैं, इनको भी मरियम के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं आना चाहिए। जितनी आपकी इज्जत है हुकूमत की, उतनी अपोजिशन की है, जितनी अपोजिशन। एक मिनट, पीटीआई की ये ऑफिशियली पॉलिसी है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप अपोजिशन को सख्त बात करें, अगर आप उससे दुगनी सख्त नहीं करेंगे तो लोग आपको इजी लेंगे। ये इनकी थिंकिंग है, ये इनकी थिंकिंग। लिहाजा उन्होंने एजुकेट किया कि आपने हर वक्त बातें करनी है। अच्छा, ये जरा ये तो आपकी सोच है। एक तालीम का एक और मैं मिसाल आपको देता हूँ, एजुकेशन मुलाजा फरमाइए। जी कीजिए जी, हमें तालीम दीजिए। दरखास्त को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा जैसे बच्चे डर रहे हैं। ये इतना इंटेलिजेंट और सुपर इंटेलिजेंट इंसान कौन है जो अपनी दरखास्त के जरिए पूरी कौम को ये बता रहा है कि मरियम ने जो एप्लीकेशन सबमिट की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मैं चाहती हूँ कि उसका चेहरा कौम को दिखाया जाए ताकि हम उसको 21 नहीं 22 तोपों की सलामी पेश करें। अच्छा भट्टी साहब, जब आपकी पूरी सियासत का, यानी भट्टी, मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं और आप एक पेज पे हैं और मलिक साहब बैठे हैं, वो कहते हैं यार किसी तरीके से मैं काई साहब को धक्का दूं, ठुड्डा मारूं, कुछ करूं और भट्टी के साथ साहब के साथ एक पेज पे आ जाऊं। फिर इसी तरह की गुफ्तगू, इसी तरह का लेवल, इस तरह का घटिया। काजी साहब, मैंने जब कहा ना
दिल का चोर बड़ा खौफनाक है, ये डराता है। अगर आपका एक केस चला अदालत में, आपके पास एविडेंस होते कि आप इसमें इनोसेंट है, आप गुनाहगार नहीं है, तो आप अदालत में, आपका वकील आर्गूमेंट करता, आपको अदालत के बाहर भाग जाते हैं अदालत से, तो इस किस्म की जादू चुड़ैल वाले जैसे नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ना करना पड़ते। मैंने बात सुनी थी जो आपने कही नहीं थी मगर मैंने सुन ली थी, गिरफ्तारी का खदशा तो नहीं है? असल बात ये है कि उन्हें खदशा है कि ये बेल, कुछ लोग कहते हैं आईनी माहिरीन के मुताबिक ये बेल कैंसिल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब आप मुफ्त की शहीद बनना चाह रहे हैं, कभी आप आला तरीन ओहदों पर हमला कर देते हैं, कभी उनके अदारों पर कर देते हैं, कभी पैरी पड़ जाते हैं, कभी नहीं, पैरी तो हमेशा कभी नहीं, अक्सर पड़ते हैं, लेकिन वो छुप के पड़ते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, मोहतरमा रोजाना हाई कोर्ट के बाहर अंदर जाके डेट मांग लेते हैं, तहरीरी हरबे बनाते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, हमें टाइम दिया जाए। इतने अच्छे होते तो कहते जनाब ये रोजाना हेयरिंग करें, हम इनोसेंट है ना, हमने खुदा ना खास्ता कोई गलत काम किया ना, इसका हिस्सा है। उधर आप डेढ़ महीने की डेट ले लेते हैं, बाहर आके आप एक नई पंचायत लगा देते हैं, अंदर मोहतरम हाई कोर्ट के जज साहबान बैठे होते हैं, बाहर साथ आप परवेज रशीद साहब को खड़ा करते हैं और जो दिल में आता है अल्फाजों का, और इंसानी हकूक का ये आलम है कि आप घर बैठे बेल ले लेते हैं, जिस तरह का एतजाज सब कह रहे थे। तो ये कादी साहब मकसद ये है कि अब मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी थोड़ा सा अदारों को इंडिपेंडेंट करके उन्हें अपने काम करने होंगे, यहाँ इल्ज़ाम लगाना छोड़ दे। अच्छा भट्टी साहब, थोड़ा सा मैं आपसे मुखालफत करना चाह रहा हूँ। जब आप सारी अपोजिशन के खिलाफ केसेस करते हैं, अच्छे बुरे की मैं बात नहीं करता, वो सियासत कहाँ करेंगे? आपने जब A to Z हर बंदे पे मुकदमात बना, इमरान खान ने कौन से केस किए? ये जितने भी सारे केस पीपल्स पार्टी के दौर के हैं, जब भी हैं, तो यहाँ इमरान खान ने कौन मेरा आर्गूमेंट ये है, मेरा पहले आप आर्गूमेंट सुन ले फिर आप मेरे पे तनकीद करें। मेरा आर्गूमेंट है कि अगर आपकी सियासत हमारे मुल्क की इस तरह चलती है कि हुकूमत ईमानदार है, हुकूमत अच्छी, अपोजिशन कोई भी हो, सारे करते हैं, आप सब अदालतों में जब आप सियासतदानों को अदालतों की जिम्मे में ले आएंगे तो वो सियासत करेंगे। यार ये सारे सियासत वहाँ, ये सारे केस कब के हैं? सुन लेना, मरीम क्या कह रही है। मरीम ने ये कहा है कि एक बंदे ने मेरे खिलाफ ये दरख्वास्त दी है कि ये खातून जो इसने जो जमानत कराई है उसका गलत इस्तेमाल करी, तो कह रही है उसका बता दो वो कौन है, मैं उसको 21 तोपों की सलामी करती हूँ, इसमें क्या बुराई, क्या इसमें उसने गलत काम किया? ये आप बता दें, ये बता देती कि नाम बताया कहाँ से आया है, नहीं ये क्या बुराई थी हमें बताती, झूठ टीवी पे क्यों बोला? हो सकता है वो गिल्टी हो, वो हो सकता है गिल्टी हो। मैं उनका जवाब देने लगा। एक तो यकीनी बात है वो बंदा सामने आ जाएगा। मरियम साहिबा ने घर में, मुझे तो पता था तोते मोर रखे हुए हैं, अगर तोपे 21 रखी हुई हैं तो बड़ी बात है। भट्टी साहब, अगर मेरे खिलाफ कोई बंदा जाए कि इसको सजा दें तो उसका नाम पूछना मेरे भाई आएगा ना, यकीनन आएगा ना। मेरी एक गुजारिश ये है कि एक तरफ अगर मरियम साहब इनोसेंट है, मैंने मान लिया, दूसरी बात एक बताऊं, आप कह रहे हैं सारी अपोजिशन, 350 का ऐवान है, कितने लोगों पे केस है, सारी अपोजिशन। राजा जफर उल हक पे आज तक मुस्लिम लीग नून के हैं, किसी ने करप्शन का इल्जाम लगाया? कोई एक्टिव मुझे बता दें जो एक्टिव बंदा है, जो मुकदमा नहीं, खुरम दस्तगीर पे लगा हुआ कोई मुकदमा? चलो ये नहीं, अब फिर आपको मैं अभी चुप करा चले, मैं कह देता राना तनवीर जो मेरा ख्याल पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है, मेरा ख्याल है उनके भी नहीं है। सही ख्याल आपका, सही है। अब जो पैसे खाते हैं भैया, और ये है वो ज़राए जो कि नहीं है ज़राए। जब मैंने देखे आपका वज़ीर आज़म जब असम्बली में खड़े होके कहे बकौल अरशद शरीफ के असम्बली में जहां अल्लाह के 99 नाम लिखे हैं, गलत बयान नहीं करे, कौम से खिताब के दौरान करे, ये है वो ज़राए। वो ज़राए सिर्फ चले आपको बता दें, कहाँ के लोग मुतमिन हो सकते हैं। मैं तो उनका स्पोक्समैन नहीं, हो सकता उनके पास ना हो ही ना, झूठ बोल रहे हो चांसेस, तो फिर झूठ बोल रहे हो तो फिर झूठ बोलने में बहस करना। भट्टी साहब, मेरी सिंपल गुजारिश यही है, मेरे खिलाफ एक बंदा अदालत में जाता है कि इसकी जमानत खराब हुई है, तो मेरा हक नहीं कि मैं उसका नाम बता दूं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये तो इनके वकील जज सबको सवाल कर सकते हैं, हम कब कह रहे हैं ये नहीं है, लेकिन ये कौन सा मसला फीसा गौरव से है? हाई कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट में फैसले जिसमें GIT बनी हो, 8-10 अदारे शामिल हो, उनके फैसले मीडिया टॉक में होने हैं। भट्टी साहब, उसमें भी एक बहस है, उसमें एक फिक्रा दे दे।
जब आपने पनामा पे गए, GITV बन गई, सारा कुछ हो गया, पंडोरा आया, पेपर आया, उस पर कुछ भी नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे भी अच्छा आप मैं जवाब देता हूं, वहाँ पे भी नहीं कादी साहब आप मुल्क सदा का पूरा कर दो नहीं बुकाल है। अच्छा पनामा में कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? नवाज शरीफ मेरा खुद गया था। नहीं ये इमरान गया था। सही। अच्छा तो शहबाज शरीफ जब चले गए पंडोरा बॉक्स में, उन्हें रोका? इमरान खान साहब ना आपसे पूछ के गए थे ना मुझसे पूछ के गए थे। अगर ये करप्शन है, ये चले जाए, नून लीग चले जाए ना, अच्छी बात है। मैं तो चाह रहा हूँ आपका आर्गुमेंट सही है, मैं बोर्ड होनी चाहिए। अगर इनका दामन साफ है, और जो मेरे फाड़ने थे उन्होंने फाड़े थे, आर्गुमेंट है आपका बड़ा, अपने चले जाए। मैं बहस नहीं करूंगा आपका। नहीं मैं तो आपको सेकंड कर रहा हूँ, क्योंकि यार इस सिलसिला बंद होना चाहिए इल्जामात का। भट्टी साहब बात ये, मेरी बात है, इस सारे केस में 15 दफा सुप्रीम कोर्ट कहती रही यार जराए दस दो, यार जराए दस दो। कभी ऊंट पे पैसे गए हैं, कभी इधर गए हैं, इनको कितनी दफा मौका नहीं मिला। घर बैठ के जमानतें ले लेते हैं। अच्छा मलिक साहब को मिले हुए पैसे ऊंट पे जाते हैं, हमारे बिल्ली पे भी नहीं जा सकते हैं जी। दसो ना यार, कोई पता ही नहीं कितने पैसे गए। अच्छा नहीं, और जानते सिर्फ ना देने ऊंट नहीं, आप कौन से क्या ज्यादा पैसा होगा ना वो हुक्मरान। अच्छा आपके पैसे कभी मलिक साहब उधर फिर आप डंडी मार जाते हैं, पैसे कभी छुपा के होंगे नहीं गए होंगे, और पैसे गए तो फ्लैट लेना। मेरा इशू नवाज। अच्छा काजी साहब इनके दोस्तों के पैसे 16 साल के बच्चों ने मिलियंस ऑफ डॉलर के फ्लैट, इनके पैसे ऊंट पे चले जाते हैं, हमने पैसे छुपा के रखे हो, चूहा उतर जाता है। चलें यार सुने, जरा शॉर्ट सुनवाना है आपको। सियासी शहीद कौन बन रहा है और किसकी बात कर रही है मरियम साहब? आज आप बदतरीन नालायकी, नाअहली, करप्शन स्कैंडल्स के बाद अगर आपको ये अपनी फेस सेविंग नजर आ रही है कि आप इसमें सियासी शहीद बन जाएंगे, तो ये ना होगा इंशाअल्लाह ताला। ना अवाम ये होने देगी, ना हम ये होने देंगे। ये अवाम तो मुतहर्रिक की मुराद है, जो 5-7 बंदे नाल खड़े सन। अच्छा ये अवाम है को मेरा ख्याल 7 करोड़। एक अवाम तो परवेज रशीद साहब हमेशा साथ होते हैं। अच्छा वो जब अदारों के खिलाफ अटैक करना हो तो मोहतरम परवेज साहब का साथ खड़ा होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि तकरीर उन्होंने लिखनी होती है, कानों में कुछ बातें उसने बतानी होती हैं। मेरी बात सुने, आप उन्हें कह रहे हैं सियासी शहीद, वो क्यों बने भाई? वो 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर है, आपके पास आईनी हक है अपोजिशन के खिलाफ सुबह में तबादले हैं। नहीं वो तो मरियम कह रही है हम होने नहीं देंगे, हम 5 साल पूरे यार वो हो कहाँ रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, कब इमरान खान हुकूमत छोड़ रहा है? हम 2 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं, हम आ रहे हैं, नहीं हम 5 साल देंगे। अब शहीद कभी आप तो ये कभी आप कहते हैं ना पार नहीं देंगे, अब तो देखो कभी कहते हैं आप आर होगा ना पार होगा। हुकूमत आज गई कल गई, इसी कम से कम हजारों डेटे दे चुके हैं। आज आप कहते हैं शहीद नहीं होने देंगे, आप चाहते हैं क्या? हमारी सियासत 12-12 घंटे की होती है, इतना लंबा नहीं। हम आखिर आप चाहते हैं मरियम साहब 12 घंटे की, आज की बात करें कल की बात ना करें। नहीं मलिक साहब आपको पता होगा आज उन्होंने कहा हम होने नहीं देंगे। देखिए ये बात उन्होंने सना बुच्चा साहिबा के प्रोग्राम में 2011 में गालबन कहा था, लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मलिक साहब मेरी 2011 था ना भट्टी साहब, मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ताला मरियम नवाज साहिबा के रिज़्क़े हलाल में बेपनाह इजाफा करे। मैं दुआ गो आप अपनी मिसिस को उनका जो हैंडबैग वो इस्तेमाल करती हैं, एक उसकी 5% कीमत का भी ले दें तो मैं आपको लाख रुपए इनाम दूंगा। भट्टी साहब आप समझते हैं हमारे मुल्क की सियासत में हम सच से चल सकते हैं? बस इसका जवाब दे दें मुझे। तो कीमत बताऊं ना, कीमत बताऊं तो आपके 5 साल की तनख्वाह नहीं है। फिर भी बता दें कितनी कीमत है हमारे अंदाज़े। भाई वो लाखों में नहीं है, करोड़ों में है बस। और मैं उनकी पैर फाड़ना था डे नहीं, उसके अंदर कोई नोट बनाने की मशीन लगी हुई है। डायमंड आर फॉरएवर। और एक जो बहुत बड़े नजरिया दान और नजरिया साज है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े गहरे दानिशवर हैं, और आज मुस्लिम लीग नून जिस मकाम पे है उनमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी 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 मैं साहब अब मुझे आप मलिक साहब अब आपने ना नहीं बोल रहा, वो कहते हैं हमने किसी पे मुसल्लत नहीं की। अब आप मतलब है, अब ये मुझे बताएं, सदर है मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ कागजों में, ये नून शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ बगावत नहीं है, तो और क्या कहोगे इसे? आप क्या कहेंगे? 100% बगावत है। मतलब आप इस हद तक डिग्रेड कर रहे हो अपने मुल्क के, अपनी पार्टी के सदर को, कि अवाम ने, अवाम पता नहीं किसको कहते हैं, तौर पर रेफरेंडम करवाया था अवाम से। नहीं अवाम, ये नतीजे कहां से आए? ये अवाम किसको कहते हैं? अवाम कौन? ये अपना नाम रखे इलेक्शन हुआ, बज़ाहिर सदर शहबाज शरीफ हैं। बज़ाहिर नहीं भाई,
He is the president. अच्छा है ना ऑफिशियली तो फिर ये किस मुंह पे कह रहे हैं कि झंडा मरियम को पकड़ाया? मुझे बताएं, फिर ये ऐसी खुद बातें करते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ बातें करते हैं, अपने सदर पर अदम एतमाद करते हैं और दूसरों को तनकीद करते हैं। आपने 200% फिर कहते हैं कि ये हमारी पार्टी में इख्तलाफ नहीं है। सदर आपका शहबाज है, आप वो उस मरियम को कह रही हैं झंडा जो अदालत से रजिस्टर्ड नाहल हो चुकी हैं, जो सरकारी आपको पता रख नहीं सकती। अगर ये किसी को साइन करके भेजे ना एज ए प्रेसिडेंट तो इलेक्शन कमीशन उसे रिजेक्ट कर देगा कि ये खुद अहल नहीं है सदर होने के। आपको यकीन है कि साहब आप मुझे बताएं परवेज रशीद ने ये किसको सुनाया? भट्टी साहब आपको यकीन है इलेक्शन कमीशन जो है इनकार कर देगा? 100% इनकार कर देगा। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद होते हैं, इसी अखलाकी गिरावट पे भी बात करेंगे और फिर चेयरमैन नैब की जो तोसी है उसके बारे में क्यों इंसिस्ट करिए गवर्नमेंट, कोई अच्छा और आदमी नहीं मिलता। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ हैं जनाब जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जल साहब, आज हम एक जो गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारी सियासत में जिस तरह की लैंग्वेज अभी आपने भी सुनी होगी, एक ऐसा लो कल्चरल लेवल हमें क्यों नज़र आता है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए मैं उन्हें दोबारा दोहरा नहीं सकता दोनों अतराफ से। अपोजिशन की तरफ से मोहतरमा मरियम साहिबा ने जो कुछ कहा, फिर जवाब में जो है वो आए जनाब गिल साहब, शहबाज गिल साहब मोहतरम। तो ये आपको क्यों लगता है कि क्या रियल इश्यूज़ पे ये बात नहीं कर सकते? हमारा सकाफती मियार गिर गया है हमारी इशराफिया का। हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? कल साहब, बात यह है कि ये सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं है या मेरी नहीं है, मेरे ख्याल में जितने भी टेलीविज़न व्यूअर्स हैं, पूरी कौम किसी न किसी चैनल को देखती है, ड्रामे भी देखते हैं। ओवरऑल हमारी जो लैंग्वेज है, जो तरीक़ा गुफ्तगू है, जो उसका कंटेंट है, वो ज़वाल पजीर है। और उसमें जो लैंग्वेज है हमारी बिलखुसूस, वो इतनी डीजनरेट हो चुकी है कि मुनासिब अल्फाज तक नहीं मिलते एक दूसरे को एड्रेस करने के लिए। और इसका जो सबसे बड़ा और बुरा डिस्प्ले है वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप करती है, पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। जिन लोगों ने ट्रेंड सेट करना है कौम के लिए, वो लोग खुद इतनी गिरी हुई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के बारे में। आप कहोगे, मैं अभी नाम किसी का नहीं लेना चाहता, जो कुछ नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर जिस तरीके से MQM ने नवाज शरीफ साहब की फैमिली की धुलाई की थी, फिर जिस तरह एतजाज अहसन साहब ने और मुकालमा हुआ था चौधरी निसार के दरमियान, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरीके से एड्रेस किया था डॉक्टर शीरी मज़ारी को, और फिर जिस तरीके से ये नौजवान सियासतदान बिलावल जरदारी जो लैंग्वेज इसने खड़े होकर इस्तेमाल की थी नेशनल असेंबली में, ये सब जवाल की इंडिकेशंस हैं कि जब कंटेंट अंदर हालो हो ना, पर्सनैलिटीज हालो हो, तो वो फिर इस तरह की लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। गुजारिश है, इसकी एक ये वजह नहीं हो सकती कि हुक्मरानों की कारकर्दगी बेहतर नहीं होती, तालीम सेहत जिसके लिए इन्होंने ओथ लिया अवाम की बेहतरी के लिए, वो काम नहीं कर पाते और दलील कोई होती नहीं बात करने की, तो गाली गलोच और नामनासिब अल्फाजों का सहारा लेते हैं। और फिर ये जब लीडरशिप लेती हैं तो ये गली मोहल्ले तक जाता है और लड़ाई की वजह बनती है। क्या तब इस हमारी जो शराफिया है, इसे कोई एजुकेशन की ज़रूरत है सियासतदानों को कि आपने लोगों की खिदमत करनी है या गालियाँ सिखानी है? मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि इन लोगों ने ट्रेंड सेट करना है। अब असल में मुल्क में फुकदान है अकाउंटेबिलिटी का, लीगल प्रोसेसेस का, जिसकी वजह से किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, डिले होते हैं। अब उससे एक फ्रस्ट्रेशन पेंट अप हो जाती है। अपोजिशन देखती है कि हुकूमत जिसकी भी हो कि इट इज़ फ्री फॉर देम, और वो तो सब कुछ कर गए हैं, हम रह गए हैं। और इसी तरह जो गवर्नमेंट है वो समझती है हमारे ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं, हम किसी को आंसरेबल नहीं है। और फिर ये करप्शन के चार्जेस और केसेस और उनका डिले, ओवरऑल सोसाइटी में इतनी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है कि एक आम आदमी से लेके हमारे रूलिंग एलीट तक गालम गलोच और तज़हीक आमेज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो मेरे ख्याल में किसी भी मुआशरे की ज़वाल पजीरी की एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है, एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मगर जनरल साहब, यहाँ पे ये भी तो फिर चैलेंज है ना हमारे लिए, इसकी वजह देखें क्यों ये हो रहा है। मैं एक वजह आपको बताता हूँ, फिर आप उस पर कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान का शुमार दुनिया में उन ममालिक में है जो लोएस्ट एजुकेशन पे लगाते हैं।
रिसर्च के तो मेरा नाम लेना ही पाकिस्तान का जिक्र, पाकिस्तान और रिसर्च हो नहीं सकती। पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ में एक बंदा मुझे बता दे जो बताए पाकिस्तान रिसर्च पे कितना पैसा लगाता है। जब आप लोएस्ट हेल्थ पे लगाएंगे, लोएस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, लोएस्ट एजुकेशन पे लगाएंगे, तो लोग फिर मेरे जैसी मीडियोकर पैदा होंगे। मैं आपकी बात मेरी जेंडर दे, मैं इसको जोड़ लें, मैं जोड़ता हूं। फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम जो बो रहे हैं यही तो काट रहे हैं, हमने इस पे हम बात ही नहीं कर रहे ह्यूमन डेवलपमेंट पे। अच्छा जनरल साहब, मैं एक बात जोड़ दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की इन्होंने, मैं साथ एक सवाल जोड़ दूं। बात यह है कि ये तो सारे ऑक्सफोर्ड से आते हैं बच्चे, इनके आला तरीन तालीम हासिल करते हैं। हमारे बच्चे जो वो गालियां नहीं देते, 65% बच्चा जिसका हमें नहीं पता वो कहां पे है। अरे भाई, दे हैव द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन। ये आपका FC कॉलेज है, ये कौन सा चीफ कॉलेज है, कैम्ब्रिज से आते हैं, वहां से ये गालियां लेके आते हैं। देखें, बात फिर वही आ जाती है। मैं ये जो एजुकेशन वाला इशू है ना, और ये तो बाय डिज़ाइन मैं समझता हूँ कि कौम को अनपढ़ रख के ये जो फैमिली की एंटरप्रेन्योरशिप है ना सियासत में, इसको परवान चढ़ाने के लिए एक अनपढ़ कौम ही उसके लिए सबसे बेहतर मवाद फराहम कर सकती है, जिनको ना अपने हकूक़ से आगाही हो, ना वो किसी बात के लिए एलिजिबल हों। अगर ये बशमूल मिलिट्री रूलर्स, अगर इन लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे और एजुकेशन पे, कौम की तरक्की का सिर्फ 3 ऑप्शन हैं, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, और कोई चौथी ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस पर किसी ने न ध्यान दिया, क्योंकि एक तालीम याफ्ता कौम कल सवाल भी करेगी, कल वो इनसे जवाब तलबी भी करेगी और इनके लिए महकूम नहीं रहेगी। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगर उनके हाथों को ये सोना बना दें जिसके लिए किसी विजडम की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े फंड्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों में से किकबैक्स नहीं मिलती, इन दोनों, ये पिरामिड्स नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कौम पे की जाती है। जो ये करना नहीं चाहते, ये देखते हैं कि हमें 3 से 4 सालों के अंदर पिरामिड कैसे खड़ा होगा, उसमें से किकबैक्स कैसे मिलेंगे और उसको बेचकर हमने कैप्टिव वोटर से वोट कैसे लेना है। ये है हमारा एक सियासी अलमिया। ये अच्छा जनरल साहब, ये बताएं, बलूचिस्तान में कोई जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद है, गालबन आप वहाँ तैनात भी रहे हैं, क्या बलूचिस्तान में अगर कोई सियासी तब्दीली आती है तो उसका असर मुल्क के बाकी हिस्सों में पड़ सकता है? जाम कमाल साहब बाजीद है और उनकी अपोजिशन कह रही है कि वो अक्सरियत खो बैठे हैं, अगर उधर कोई तब्दीली होती है तो आप बाकी मुल्की सियासत पे असर देख रहे हैं इसका? मैं एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर ये जानता हूँ, और शायद आप मुझसे सब बेहतर जानते हैं, कि बलूचिस्तान की सियासत का एक ही पैटर्न रहा है। वो चंद एक लोग हैं जो उनकी सियासत में रहते हैं, वही लोग हैं जस्ट मुट्ठी भर लोग, और तमाम तर फंड्स भी उन्हीं के डिस्क्रिप्शन पे होते हैं, और उनकी रिवायत पैटर्न यही रहा है जो आजकल हो रहा है। मैं समझता हूँ ये लोकलाइज्ड अफेयर है, और बलूचिस्तान ट्रेंड सेटर नहीं है बड़े सूबों के लिए। मगर जनरल साहब, आपने कहा ये लोकल अफेयर है, तो जाम साहब तो इस वक्त इस्लामाबाद में और हमें खबरें मिलती हैं वो अहम शख्सियत से बन रहे हैं, तो ये कौन सी जमहूरियत है जो कोयटा में अदम एतमाद है तो सोल्यूशन कहीं और पर निकाला जा रहा है? अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में ऐसा ही होता है, वो भागे होंगे मरकज़ की तरफ और यहाँ से आके वो सेनेट से जो मदद वारा लेना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैटर्न तो यही चलता आया है ना। इन तमाम तर बातों के बावजूद पूरा जो हमारा ये पॉलिटिकल एरेना है, ये समझते हैं कि बलूचिस्तान की सियासत किस रुख किस वक्त डाली जा सकती है और किस तरीके जनरल साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। सुना है कि अमेरिकन अब पसे पर्दा तालिबान से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में उनका हदफ तो हासिल नहीं हो सका, भारत भी नाकाम हो गया। तो क्या आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका कोई रोल अदा करेगा या इंतशार ही पैदा करने की कोशिश करेगा? देखिए, 2 बातें। पहली बात यह है, पसे पर्दा नहीं, वो तो सारी दुनिया के सामने उन्हीं से मुज़ाकरात करके गए हैं, उन्हीं से उन्होंने रिलीफ मांगी, उन्हीं को उन्होंने कैदी छोड़ने का वादा किया, उन्हीं को लिख कर दिया कि आपको डी नोटिफाई करेंगे UN की दहशतगर्दी की लिस्ट से, उन्हीं से मांगी रिलीफ कि आप हमारे सोल्जर्स के विड्रॉ होने तक उन पर हमला नहीं करेंगे, और उन्हीं से कहा कि आप अफ़गानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, किसी और आउटफिट को। तो उनको तो वो सब कुछ खुद देखे गए हैं, उन्हीं से मुज़ाकरात किए हैं। पसे पर्दा भी उन्हें पता है कि ये एक रियलिटी है
जो आ चुके हैं। अब अफगानिस्तान में जो कुछ होना है इन्हीं की तरफ से होना है, इनके थ्रू ही होना है। अब वो अपनी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस की तलाश के लिए यकीनन वापस आकर अपना उस रीजन में आके बैठ के अफगानिस्तान के अंदर अपना असर व रसूख किसी और तरीके से तलाश करना चाहते हैं। पहले वो टेल ट्विस्टिंग कर रहे हैं, जिसे स्टिक कहते हैं। कैरेट उनकी बगल में होगी जो वो ले आएंगे। अभी मेरे ख्याल में $1 बिलियन या $2 बिलियन यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम उनको तालिबान को देंगे ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ईज करने के लिए। तो ये है वो ट्रांशेस में उन्हीं के जो $9.2 बिलियन फ्रीज किए हुए हैं वो थोड़े थोड़े करके उनको देने शुरू कर देंगे उन्हें राम करने के लिए। लेकिन अफ़गान अपनी फितरत में अफ़गान ही हैं, वो आज़ाद मनश लोग हैं। अफ़गानिस्तान में वो वही करेंगे जो उनको पसंद है और अफ़गानिस्तान के पास उनके अलावा किसी के पास कोई हल भी नहीं है। मगर जिस तरह हमने कहा वो 1.2 बिलियन बनता है जो यूरोपियन यूनियन का, और वो उसमें अफगानिस्तान के साथ हम साया ममालिक भी हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र है। तो ये इंडिकेशन क्या है कि जो यूरोप और जो वेस्ट है वो समझ गया कि हमें इन होना पड़ेगा वापस। यू थिंक दे आर कमिंग बैक, क्योंकि फिर पैसे क्यों दे रहे हैं? दैट्स व्हाट आई सेड कि वो अपने जो एक स्ट्रेटेजिक लॉस ऑफ स्पेस हुआ है इस पूरे रीजन में, जैसे मैं देखता हूँ, देखो ईरान में कोई जगह नहीं उनकी, रशिया में, चाइना में कोई जगह नहीं, सेंट्रल एशिया में वो इररिलेवेंट हैं, इराक में, सीरिया में इररिलेवेंट हैं। तो अगर उनके पास स्ट्रेटेजिक स्पेस इस रीजन में बनती थी तो या वो अफगानिस्तान के अंदर बैठकर अपने जो अज़ाइम थे उनको हासिल कर सकते थे, या वो पाकिस्तान के ज़रिए एक कॉरिडोर उन्हें पाकिस्तान प्रोवाइड किया करता था। अब जब हमारी लीडरशिप ने सिर्फ अमन के रास्ते में ताउन की एक लाइन ड्रॉ कर ली है कि अमन के लिए जो ताउन होगा वो देंगे, क्वार्शन और ओवर हेड ऑपरेशन, ओवर द होराइजन ऑपरेशंस के लिए या एयर स्पेस का इस्तेमाल ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए इजाजत हम नहीं देंगे। जनरल साहब मैं एक ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, उस पर आप पे भी कमेंट चाह रहा हूँ। ये तालिबान के काबुल पे कब्जे से पहले ये अफगानिस्तान के और तालिबान के और चाइना के मुज़ाकरात हुए हैं, और मेरा ख्याल है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने ही रिफ्यूज़ टू मीट दी अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर, मगर वो अफगानिस्तान के तालिबान से मुलाकात की। मगर जब से इन्होंने मुल्क पे कंट्रोल किया है कोई चाइना नज़र नहीं आ रहा। मुझे कोई इस पर आप कुछ बोल सकते हैं? चाइना कोई लगता है मेन डोमिनेट नहीं कर रहा कहीं पे? नहीं, चाइना के उनके साथ मुआहदे जो उनके मिनरल रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करने के हैं, वो ऑलरेडी रिजर्व्स की एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो चुकी है। वो एरियाज़ को डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रहे हैं। मुआहदे उन्होंने पहले ही कर लिए थे और अब वो तालिबान के साथ उन मुआहदों को हतमी शक्ल भी दे रहे हैं। लेकिन चाइनीज़ खामोश वर्कर हैं, वो डंडोरा नहीं पीटते कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपना जो शेयर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसी है उनकी, उसके तहत कि हम आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे, हम भी कमाएंगे, आप भी तरक्की करें। तो ये शेयर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसी वजह से आप देखें वो पूरे रीजन में, पाकिस्तान में गवादर में वो हैं, जिबूटी में वो हैं, चिटागांग हार्बर वो डेवलप कर रहे हैं, कोलंबो हार्बर वो डेवलप कर रहे हैं, नेपाल के साथ उनके अब तो वो इजराइल तक जनरल साहब पहुंच गए हैं, पूरे इंडिया को भी घेरे। इजराइल की भी एक उन्होंने ले ली है, सुना है एक बंदरगाह। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने हमें। और एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ बिफोर यू लीव, ये जो ईरानियन आए हमारे आर्मी चीफ, तो चूंकि एक नया जो अलायंस बना है चाइना और जो रशिया और इसका ईरान का, तो उसमें हमारी क्या जगह है और क्या इंपॉर्टेंस है? जनरल साहब, माय लास्ट क्वेश्चन। देखिए, इस रीजन में पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और ईरान के साथ हमारे जो बॉर्डर के ऊपर थोड़ा सा ये पिछले दिनों भी डिस्टेंस पैदा हुआ, तो बॉर्डर की एक तो हम फेंसिंग कर रहे हैं और उसकी जॉइंट पेट्रोलिंग होगी और इस फेंसिंग को भी मिल के अखराजात दिए जा रहे हैं। एक दूसरे के सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस करने के लिए मुलाकात होती है। और फिर ये जो अब रीजन में डेवलपमेंट हो रही है, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैंड्स इन ग्लव काम नहीं करेंगे, अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए हम तमाशाई रह जाएंगे जब तक मिलकर उसके अंदर नहीं जाते। तो अब चाइना, ईरान, पाकिस्तान और रशिया का मिल बैठना और मिल के काम करना एक राइटिंग ऑन द वॉल है। अगर वो अपने रीजन में
मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान देखना चाहते हैं जिसके बेनिफिशरी सब के सब होंगे। तो ये उस सारे जो ये मुलाकातें जो हो रही हैं ये उसी कनेक्शन में इनको देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जनाब एजाज अवान साहब ने एनलाइटन किया। भट्टी साहब मुख्तलिफ बातें हुई और तकरीबन हमने तमाम जो मज़ामीन का अहाता किया है इनके साथ, चाहे वो गिरावट हो जो गुफ्तगू में आ जाती है और वो क्यों। और मैं अब ख़ास तौर पर इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि हमारे अखराजात बहुत एजुकेशन पर नहीं किए जाते, मगर इतनी गिरावट हमें उन बेचारे अनपढ़ों में नज़र नहीं आती। मैं इनसे इख्तलाफ करता हूँ। ब्रेक आपको पता है कि बिलावल सब कहाँ से पढ़े हैं? वो तो पाकिस्तान के स्कूलों से नहीं पढ़े। हाँ, लेकिन मैं अच्छा नहीं मरियम नवाज साहब के साहबजादे जहाँ गाँव खेलते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, उसकी फीस आपको पता है कितनी है? मरियम साहब शॉपिंग करती है, कमाल है यार। आप गरीब के बच्चों को बुरा भला बातें करते हैं। अमीरों की चोरी भी शरारत और गरीबों गरीब के बच्चे की ख्वाहिश भी चोरी। लेकिन ये कि जब हम किसी प्रिंसिपल के आपस में बैठ के बूटी लगाने वालों को यहाँ का हुक्मरान के तौर पर पेश करेंगे तो फिर इसी तरह होगा। मगर ब्रेक के बाद आते हैं, बड़ी दिलचस्प स्टोरीज और भी हैं कि चेयरमैन की तोसी पे बात करेंगे और जो केसेस हैं इस हवाले से भी बहुत बड़ी साहब ने भी कहा था क्या गिरफ्तारियाँ कुछ ऑन दी होराइजन है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और एवन फील्ड रेफरेंस में मुतफरक पटिशन पर आज समाअत हुई और हमारे मुअज़्ज़ज़ इरफान कादिर साहब जो कि बड़े जाने माने वकील, उन्होंने कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स दिए वो क्या थे मैं जल्दी से सुना देता हूँ फिर आपका टेक लेता हूँ। नवाज शरीफ को बेगुनाही साबित न करने पर सज़ा मिली, मरियम को सज़ा विरासत में मिली। मरियम का ये कादर साहब कह रहे हैं जो इरफान कादर साहब, मरियम के एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की मिल्कियत से मुतल्लिक़ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। साहब अदालत में रेफरेंस कवायद के बरक्स दायर किया गया। रेफरेंस दायर ही चेयरमैन नैब की मंजूरी से किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट खुद चेयरमैन नैब का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। आमदन से ज़्यादा असासों पर भी एक ही केस बनता है, 3 अलग केसेस नहीं बनते। अपार्टमेंट ऑफशोर कंपनियों नीलसन और नेस्कोल के जरिए खरीदे गए, ये नैब का कहना था। देखना है रिकॉर्ड पर क्या चीज़ें और प्रोसिक्यूशन ने क्या साबित किया है, ये जस्टिस आमिर फारूक का कहना था। और नैब ने इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नहीं की। ऐसे अजीब व गरीब हक़ाइक़ हैं, शायद अदालत इन्हीं बुनियाद पर बरी कर दे। अच्छा तो भट्टी साहब ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स ये किराए पे रहते हैं या वहाँ नहीं रहते, किसी और जगह रहते हैं? एवन फील्ड अपार्टमेंट की गालबन कीमत कितनी को होगी अंदाज़न आप साहब? मेरी तो गिनती वैसे ही कुछ चंद हज़ार से आगे बंद हो जाती है। अच्छा एक घर में मैं पिछले 25-30 सालों से रह रहा हूँ और मलकियत का सबूत मैं नहीं दे रहा और चोर आप है, तो यार अनबिलीवेबल। काजी साहब एक गाड़ी मेरे इस्तेमाल में, एक गाड़ी में उस घर में ये रह रहे हैं, आज भी उसी में रह रहे हैं। मैं उस घर में इसलिए नहीं जाता कि पार्किंग का कम से कम मुझे 5,000 रुपया पड़ जाता है 2-4 घंटों का। तो मुझे बताएं ये कैसे कह रहे बेगुनाही साबित ना करने पर सजा हुई? भाई जिस घर में आप रह रहे हो अगर उस घर का आप जवाब नहीं दे सकते तो फिर पैसे का बेनामी अकाउंट का कैसे साबित होगा? अनबिलीवेबल गुफ्तगू है मुझे। यहाँ तो वो कहते हैं ये है वो जराए, इस बैंक के जरिए इस तारीख को हमने पैसे भेजे। एक डॉक्यूमेंट आया था आपको याद होगा जिसमें जो एक बेनिफिशियल ओनर थी इन ऑफशोर कंपनी जो थी वो मरियम साहबा थी। एक डॉक्यूमेंट था ऐसा, वो पनामा केस में आया था। और फिर यहीं से जो है फिर जाहिर है आपको पता है ये कोलैटरल बन जाता है। ये जब कोलैटरल बन जाए तो आप वहाँ के बैंकों से पैसे लेके वो खरीद भी सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट तो एक आया था इनकी कतरी खत भी आया। अगर आपकी अदालत थोड़ी सी आज को इतने अच्छे मूड में नहीं लग रही थी, उन्होंने तो कहा कि नैब वाले तो लगता है बिल्कुल पुलिस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनका तो दिल करता है कोई पकड़ लें। ये भी आज का कमेंट है। फिर इसी अदालत के साथ एक और अदालत भी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, किसी ने पूछा हुकूमत से यारो जो तोहफे मिले हैं बाहर से वही बता दो। वो हुकूमत कहती है हमें बड़ा टाइम चाहिए, यहाँ साइन करने के लिए बड़े लंबे टाइम होते हैं। तो इमरान खान साहब ने तोहफे का नहीं बताया तो इनको बरी कर दें, दोनों को बराबर कर दें, दोनों को छोड़ दें, बरी कर दें, दोनों को बरी। एक चोरी जमा दूसरी चोरी साड़ी भी जान छड़। आप एक बात कर, हम सारे पाकिस्तान को चोर एस्टैब्लिश करेंगे सिर्फ इसलिए कि सन छड़ दियो। नहीं ऐसी चोर 22 करोड़ बंदे भी तो चोर ने। वाटा कन्फेशन है, वाटा आर्गुमेंट। मेरी अर्ज है कि खुदा ना खास्ता ए बंदा चोर है, जी उसका ये मतलब नहीं मेरी चोरी जायज हो गई। नहीं, अगर मेरी चोरी पकड़ गई तो मैंने अपनी चोरी का हिसाब इस दुनिया में भी देना और आखिरत में भी देना है। मलक साहब पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, सुन लेना मेरी क्या बात करे। हम कह रहे हैं कि पनामा केस आया, उसमें फ्लैट है, वो अच्छे हैं या सही हैं?
आप भाई उस घर में रह रहे हैं या उसकी आप किराए की रसीद दे दें, इतने अरसे से हमारा ये जरिया आमदन है। हसन और हुसैन उस वक्त पढ़ते थे जब इन्होंने खरीदे हैं, जब से ये रह रहे हैं। 16-15-16 साहब उसका जवाब ले लें मेरे से। आप चोर ताहिर मलिक को सजा नहीं देते, आप चोर को सजा देते हैं। लिहाजा उस टेबल पे उस इन्वायरमेंट में सब चोरों को सजा मेरी उनसे बात हो रही है। आप सब चोरों को पकड़ेंगे। अगर आप एक चोर को पकड़ गए ना, इसने चोरी किया, तो बाकियों को छोड़ेंगे तो वो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं आता। मेरे 2 मिनट ठहर जाए, आप तोहफे का क्यों नहीं बता पा रहे कि जी ये तोहफे यार? आपकी हर बात ही सच है। आप आज घर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते अंदर जाते हैं, कोई चोर घुसा होता है, उसको आप पकड़ के 15 पे कॉल करते हैं। अगर वो आपको कहे भाईजान आपके मोहल्ले में पिछले महीने भी चोरी हुई थी, आपने उसको नहीं पकड़ा, क्या आप उसको छोड़ देंगे? हम उसको भी पकड़ेंगे, उसको भी पकड़ेंगे, दोनों को। मैं इस चोर की बात उसको भी पकड़ेंगे। तो बस ठीक है। इस वक्त इस केस में इमरान खान साहब की घड़ी डिस्कस नहीं हो रही इस वक्त। जो आज की मैंने अदालत बताई है आपको, मैं कह रहा हूँ खान साहब को भी बताना चाहिए। मैं तो उन्हें डिफेंड कर ही नहीं रहा। ये आज की अदालत की यार मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मैंने चोरी की है, मैं कत्ल करते हुए पकड़ा गया हूँ, तो मैं कहता हूँ मलिक साहब ने तो फड़िया नहीं, क्योंकि मलिक साहब ने तुझे नहीं फड़िया, इसलिए 302 मेरे को नहीं लगी। इसमें क्या बुराई है? दोनों को पकड़ लें आप। यार बुराई है नहीं है, पकड़े जरूर, दोनों को पकड़े जरूर, लेकिन अभी आपने का दिफा कहाँ से निकलता है? उसकी चोरी और डकैती का कैसे आप दिफा? आर्गुमेंट तो है ना सबको। नहीं मलिक साहब, अभी आपने कहा था पनामा में मोहतरम इमरान खान साहब नवाज शरीफ के खिलाफ गए। अगर मुझे वो भी याद है, उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था, ये भी चले जाए। सुन लेना, पंडोरा पेपर आया, मान लिया वो गलत होगा, सारे ही गलत होंगे, तो ये चले जाए अदालत में, क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए। मैं हैरान हूं यार, जाना चाहिए नहीं। मैं आपसे ना तो गल करना, मैं उनका नुमाइंदा तो नहीं ना, नुमाइंदे नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, मैं भी नुमाइंदा या आप नुमाइंदे नहीं है। मैं असूली बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इमरान खान को तौर पे जाना चाहिए, तफसील बतानी चाहिए, बतानी चाहिए। भट्टी साहब, इस आर्गूमेंट का एक ही मतलब है, अक्रॉस दी बोर्ड करें, मैनू छड़ दो, मैं चोरी की है, चोरी मानते भी हैं। इनकी आप देखें, इनका प्रोपेगेंडा का टूल देखें, नाअहली मुकाबला करप्शन। करप्ट है, करप्शन तो होती है। आसिफ इकबाल, हमजा शहबाज, करप्शन होती है, उसे होने दें, ये सारे माने हुए हैं। सिर्फ ये बात साबित कर रहे हैं क्योंकि बाकी भी करते हैं, लिहाजा मेरी जायज़ थी। अब इससे मॉरल डेग्रेडेशन या गिरावट किसी आर्गुमेंट में तो करो, सबको पकड़े। यार मैं भी यही कह रहा हूं, लेकिन जब एक बंदा कहता है आके, जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि आपकी चोरी होती है और वो चोर को पकड़ते, कहते नहीं जी पुत्र भी हुई सी पुराने महल्ले की, आपके घर के चोर को छोड़ के पहले उसको पकड़े, सबको पकड़े, उसको भी पकड़े। ये जो आप चोर हाजिर है, इसके बारे में क्या आपको? सब सबमिशन ये है, आप जो कह रहे हैं ठीक है। हुक्मरान 3 दफा ये रहे, सिरे महल का आसफ अली जरदारी पे आपने और मैंने इल्जाम नहीं लगाया, स्विस केस का नहीं लगाया। इनकी हुकूमत रही, साबित कर लेते, पकड़ लेते। अब मौजूदा हुकूमत पकड़ ले। भट्टी साहब, इससे यही साबित हुआ ना, ये एहतसाब नहीं चाहते, ये अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि हमें नहीं चाहते, घबराओ नहीं, फिर आर्गुमेंट सबको पकड़े आप। यार इजी, सबको पकड़े जो है ना, इसका मतलब मैंने छड़ दिया ना, ये आपका मतलब है ना, दिस इज योर इंटरप्रिटेशन, दिस इज दी आपकी जो पेड प्रोपेगेंडा। यार मेरे अच्छा, मैंने मलिक साहब, मैं मलिक साहब की बात को सेटल करता हूं। काजी साहब, मैं मलिक साहब की बात को मैं योर आर्गुमेंट यार, मैं तो चोर हूं, पर क्या हुआ, वो भी तो चोर है। मैं अर्ज करने लगा ना, देखिए मैं आर्गुमेंट से बात कर रहा हूं, मैं तो बेस्ट सकता ही नहीं, मैं कमजोर आदमी हूं। 13 से 18 की हुकूमत नवाज शरीफ को रही। मलिक साहब बता दें किस किस डाकू को उन्होंने पकड़ा जिसपे वो खुद इल्जाम लगाते रहे, नून वाले। मैं नहीं कह रहा, मैं इसका जवाब देता हूं। उन्होंने कहा था पेड़ फाड़ने का, मैंने कभी नहीं कहा। उन्होंने गलत किया, 100% गलत किया। उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? गलत किया, इसका मतलब वो एहतसाब नहीं चाहते। गलत नहीं किया मलिक साहब, ठीक किया। मैं आपकी जगह डिफेंड करता हूं, ठीक किया। सज्जे पासे आपका कातिल खड़ा है और वो बैठा होता है, हर जराइम पेशा। आज उन्होंने, अल्लाह गरी के रहमत करे, कमर जमान चौधरी साहब, उस जैसे नेकोकार आदमी तो कोई आया नहीं होगा। आपने सज्जे पासे क्रिमिनल, खब्बे पासे क्रिमिनल, क्राइम को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको पैसे देने वाले कब्जा ग्रुप है, तो फिर आप यही कहेंगे कि तुसी भी कीती है, असी भी की। चलो ये बताएं चेयरमैन नैब का क्या करना है, कब उसकी नोटिफिकेशन? मुझे समझ में नहीं आती कि इमरान खान साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ से इतने इंप्रेस क्यों है कि उसके लगाए हुए चेयरमैन मुझे सीरियसली मलिक साहब, एक तरफ आप सारी उम्र इन दोनों जमातों को चोर डाकू कहते रहे, ये कहते रहे, हम नहीं, उन्हीं के लगाए हुए को आप बात सीधा कि इसको तसीह देनी है, या उसका 8 तारीख का गालबर खत्म हो गया टाइम, अभी तक वो आपने आर्डिनेंस को उसको दे दिया। यार इस आर्डिनेंस के बाद ये रहते रहे, ये चले जाए,
क्योंकि कल एतजाज हसन साहब ने ठीक कहा है कि जो एहतसाब है वो तो उसका बटन ऑफ हो गया। और मलिक साहब हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे। खबरें ये भी हैं, खबरें ये भी है कि पीपल्स पार्टी इस ऑर्डिनेंस के उनका दिल ही दिल में प्यार हो गया। और आपको मैं खबर दे दूं, सारे लोगों में सारे बेनिफिशियरी हैं, वो आप सही कह रहे हैं, मगर आपको मैं खबर देने लगूं, इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दायर हो गई है। किसी शहरी ने की है। यार वो देखिए अपना नाम बताइए, ऑर्डिनेंस के खिलाफ नाम हमसे पूछिए, उसका नाम बताएं। मैं के बगैर देखिए ऑर्डिनेंस पे नहीं होगी यार, आप याद रख लेना। चेयरमैन नैब डिस्कस होगा, जो रियायतें मिली है ना, एनआरओ मिला है पंजाबी में, सबको फायदा हो गया। कह के ठीक है, काजी ਲਈ भी फायदा है, आरफ ਲਈ भी फायदा है, ताहिर ਲਈ भी फायदा है। हाँ तुसी ਇਹਨੂੰ नहीं कोई और ला लो, वो भाई चोरों को छोड़ के। बात ये है, हौसला रखें, आपकी डकैती पर भी कोई शक नहीं है और इस बात पे भी कोई शक नहीं है, तुसी फड़े नहीं। साहब सुलह कर लें, आप आईएमएफ बात करें, क्या करने जा रहे हैं हम अपना विषय? आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएंगे तो हमने बड़ी क्लियरली बात उनसे की थी कि ये आईएमएफ और ये वाशिंगटन कंसेंसस का बुनियाद जो बातें कल रह गई थी, अधूरी बातें जो रह गई थी, ये एक लिखी पड़ी बात है कि आज तक जितने प्रोग्राम जितने मुल्कों के साथ आईएमएफ ने किए वो बर्बाद हुए हैं, एक भी ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करें? हम ये करें कि जो कल इशफाक हसन खान साहब ने कहा था, ऐसे लोग लेके आएँ जो पैरेलल जो मॉडल पर बात करें, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढें और ये देखें कि 5-7 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की मैशत से सालाना निकालना कोई काम ही नहीं है। हमें 300-400 मिलियन की ट्रैश के लिए जूतियां घिसाने की जरूरत कोई नहीं है। ये जो सारा फ्रॉड किया, इससे पहले ये सारे आपके जो वजीर खजाना आते रहे। साहब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्लोजिंग है बड़ी साहब। हम इंपोर्टेड गाड़ियां जो कल वो इशफाक हुसैन साहब करते थे, मोबाइल मेकअप का सामान, अब के कुत्तों और बिल्लियों की भी खुराक बाइट ऐसी क्लोजिंग है। जब बात कुछ भी नहीं होगा, गरीब आदमी का भला होगा। इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हम इससे निकल सकें, मगर हम शायद निकलना ही नहीं चाहते।